नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, नेट जेआरएफ 2018 सॉल्व पेपर की जो हम सीरीज चला रहे हैं, उसमें अभी तक हमने 20 क्वेश्चनों पर चर्चा कर ली है। ठीक है दोस्तों, नेट जेआरएफ दिसंबर 2018 ज्योग्राफी सॉल्व पेपर एजीपी का जो हम बात कर रहे हैं, उसमें अब हम बात करते हैं अगले 10 क्वेश्चनों पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, कुछ फैक्ट ऊपर दिया गया है कि गेहूं के उत्पादन में प्रथम 5 राज्य कौन से हैं। ठीक है, तो पहला आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा आपका पंजाब है, चौथा आपका राजस्थान है और पांचवा आपका हरियाणा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये उत्पादन में राज्यों का अवरोही क्रम है, यानी कि अधिक से कम की ओर। ठीक है, तो ये आप क्रम याद रखेंगे। 21वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस तट में संकीर्ण महाद्वीपीय शेल्फ यानी नैरो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पाए जाते हैं। इसके लिए आपको दोस्तों एटलस की ज़रूरत होगी। एटलस आप खोल करके देख सकते हैं। चाइना के तट पर, कनाडा के तट पर, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के तट पर या दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर। तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर नैरो कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी महाद्वीपीय शेल्फ, संकीर्ण महाद्वीपीय शेल्फ पाए जाते हैं। दोस्तों, इसका रीजन है कि दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी तट है, उसके सहारे एंडीज पर्वतमाला उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। ठीक है, तो जहाँ पर सागर तट के पास कोई पर्वत श्रृंखला होती है, वहाँ पर आपके जो महाद्वीपीय तट होते हैं वो संकीर्ण होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। कारण भी आपको पता चल गया। ठीक है, अब हम इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। दिए गए विकल्प में दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट का महाद्वीपीय मग्न तट यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ सबसे सकरा है। जिस महासागरीय तट के सहारे ऊंचे पर्वतीय भाग होते हैं, वहां का महाद्वीपीय मग्न तट सामान्यतः सकरे हो जाते हैं। ये आपको कारण याद रखना है। इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं प्रशांत महासागर तट पर स्थित दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत के किनारे महाद्वीपीय शेल्फ तथा उत्तरी अमेरिका का जो रॉकीज पर्वत है किनारे स्थित महाद्वीपीय शेल्फ सकरे हैं। ठीक है, तो आप एटलस में जब देखेंगे तो मान लीजिए ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है। तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर रॉकीज पर्वत है और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर एंडीज पर्वत है। इसलिए यहाँ पर महाद्वीपीय जो शेल्फ होंगे वो कैसे होंगे, सकरे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 22वें नंबर का आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान क्रेटन से संबंधित है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज एसोसिएटेड विद क्रेटन्स। ठीक है, तो इसका दोस्तों आंसर आपका है ग्रेनाइट। पहला आंसर सही है इसका। चलिए हम इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। क्रेटन आमतौर पर महाद्वीपों के अंदरूनी हिस्सों में पाए जाते हैं और प्राचीन रूप से हल्के फेल्सिक आग्नेय चट्टान जैसे ग्रेनाइट जैसे प्राचीन क्रिस्टलीय आधार की परत से बने होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि आग्नेय चट्टान पर पाए जाते हैं जो हल्की फेल्सिक होती है। ठीक है, तो आग्नेय आपको पता है कि ग्रेनाइट और बेसाल्ट दो आग्नेय चट्टानें हैं। तो जिसमें से ग्रेनाइट जो चट्टान है वो आपकी क्रेटन संबंधित है उससे। ये एक मोटी पपड़ी के रूप में 200 किलोमीटर की गहराई में मेंटल तक फैली हुई है। ठीक है, इसके ऊपर क्षैतिज रूप से अवसादी चट्टान का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये जैसे ग्रेनाइट चट्टान है, 200 किलोमीटर की चौड़ाई है इसकी। ठीक है, तो इसके ऊपर जो होती है वो अवसादी चट्टान बिछी हुई होती है, इसे ही हम क्रेटन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों जो 23 नंबर का 23 है आपका, वो आपका मैच कराने के लिए, यानी कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। ठीक है, एक तरफ आपके महासागर मध्य महासागरीय कटक दिए हुए हैं, दूसरी तरफ आपके महासागर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो मैच करा लेते हैं हम। दोस्तों पहला है आपका कार्लसबर्ग कटक। ठीक है, तो कार्लसबर्ग आपका हिंद महासागर में पाया जाता है।
कार्लसबर्ग कटक आपका हिंद महासागर में पाया जाता है। हमने आपको बताया है कि इसमें अगर आपको एक सही पता है तब भी आप आंसर तक जा सकते हैं। हम एक को ही लेकर के देख लेते हैं। ए का तीसरा सही है तो देख लेते हैं ए का तीसरा किस में है। तो ए का तीसरा पहले में है, दूसरे में है और चौथे में है, यानी आपका तीसरा विकल्प तो गलत हो गया। ठीक है। मध्य अटलांटिक कटक, जाहिर सी बात है अटलांटिक है तो अटलांटिक महासागर में ही होगा, यानी चौथा, यानी बी का चौथा सही है। तो किस किस में बी का चौथा सही है? तो केवल बी का चौथा पहले में ही सही है, यानी कि पहला ही आंसर आपका सही है। ठीक है। इसके बाद है ईस्ट पैसिफिक राइज, यानी पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर, तो जाहिर सी बात है कि सी का 1 होगा। ठीक है, तो सी का 1 है। और अंटार्कटिक कटक, तो जाहिर सी बात है अंटार्कटिक महासागर में होगी, तो पहला सही है इसका विकल्प। ठीक है, पहला विकल्प आपका सही है। अब दोस्तों इसमें जो सूचना दी गई है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है, उसे आपको एटलस पर हाईलाइट करते हुए चलना है, जिससे आपको ये कटक याद रहे कि किस महासागर में। कार्लसबर्ग आपको पता चल गया हिंद में है, मध्य अटलांटिक अटलांटिक महासागर में है, ईस्ट पैसिफिक प्रशांत महासागर में, अंटार्कटिक कटक अंटार्कटिक महासागर में है। ठीक है। इसके अलावा भी कुछ कटक हैं जो बहुत पूछे जाते हैं, उन्हें आपको याद रखना है। पहले हम अटलांटिक महासागर के कटक देख लेते हैं। मध्य अटलांटिक कटक को उत्तरी अटलांटिक महासागर में डॉल्फिन रिज, ये आपको याद रखना है दोस्तों, कि जैसे ही आपका ये पूरा अंध महासागर है तो इसके बीच से अगर एक रेखा खींच दी जाए तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो मध्य अटलांटिक कटक है उसे हम क्या कहते हैं? डॉल्फिन रिज। जबकि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में इसे चैलेंजर रिज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मान लीजिए मध्य अटलांटिक कटक है तो ऊपर डॉल्फिन और नीचे आपकी चैलेंजर रिज कहलाती है। ठीक है। और इसी कटक को आइसलैंड एवं स्कॉटलैंड के बीच विविल टॉम्सन कटक कहलाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। ग्रीनलैंड के दक्षिण में यह कटक चौड़ा है और इसे यहाँ टेलीग्राफिक पठार कहते हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको लोकेशन एटलस पर देखते हुए चलना है। ठीक है। केप वर्डे आपको बताया जा चुका है, अटलांटिक महासागर में है। चैलेंजर रिज से उत्तर पूर्व की ओर एक बालविश कटक भी है। ठीक है, चैलेंजर गर्त आपको पता है। रिज की जो मध्य अटलांटिक कटक है उसका दक्षिणी अटलांटिक महासागर में जो भाग है उसे चैलेंजर रिज कहलाता है। तो उसके उत्तर पूर्व की ओर जो कटक है उसे बाल्सविक कटक कहते हैं। ठीक है। इसके बाद है प्रशांत महासागर की कटक, कुछ देख लेते हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर कटक को अल्बाट्रास कटक भी कहते हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। गलापागोस कटक, उत्तरी कटक का जो उत्तरी भाग है वो कार्निज एवं दक्षिणी का भाग इक्वेडोर के पास कोकोस कटक कहलाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नजका कटक, कैरोलिन सोलोमन कटक, जुआन फर्नांडिस कटक चिली के समानांतर है। ठीक है, तो ये सब आप एटलस पर देखते हुए चलिए और उसे हाईलाइट करते हुए चलिए। नॉर्थ वेस्ट क्रिसमस आइलैंड कटक, ये इक्वेटर को काटता है। न्यूजीलैंड कटक, लॉर्ड हार्वे कटक जो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में है। साउथ हेंसू कटक जो जापान के पूर्व में है। टुआमोटू कटक जो कि ताहिती यानी फ्रांस द्वीप के पास है। हवाईयन रिज जो यूएसए के हवाई द्वीप के पास है। ठीक है। इसके बाद है आपका हिंद महासागर के भी कुछ कटक हैं। हिंद महासागर जो कि आपको पता है कि भारत के नाम पर ही है, तो यहाँ के कटक तो और इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है। तो चैगोस कटक इक्वेटर पर है। सोकोत्रा चैगोस कटक, लक्वा द्वीप चैगोस कटक, चैगोस सेंट पाल कटक, एम्स्टर्डम सेंट पाल कटक, यानी जितने भी चैगोस हैं वो सब हिंद महासागर में हैं, जितने भी सेंट पाल हैं वो भी सब हिंद महासागर में हैं, जितने भी कार्लसबर्ग हैं वो भी सब हिंद महासागर में हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक है एक तरीके की पहचानने की, तो इसे भी आप याद रखेंगे। कार्लसबर्ग कटक, करगुलेन कार्लसबर्ग कटक, इसके बाद है सेशेल्स मॉरिशस कटक, सेंट पाल कटक जो मकर रेखा पर स्थित है। ये भी दोस्तों आप याद रखेंगे कि कौन सा कटक मकर रेखा पर है जो कि हिंद महासागर में, तो आपको याद रखना है सेंट पाल कटक। और इसके पहले बताया कि कौन सा ऐसा कटक है जो कि इक्वेटर पर है यानी भूमध्य रेखा पर, तो वो चैगोस कटक है। तो ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जामिनर की नज़र यहाँ भी पड़ सकती है। साउथ इंडिया कटक, सेचलीज कटक, प्रिंस एडवर्ड क्रोजेट कटक, निकोबार कटक, ये सारे कटक कहाँ पर हैं? हिंद महासागर में। इन्हें आप एटलस पर देख सकते हैं और हाईलाइट करते हुए चल सकते हैं। ठीक है।
इसके बाद दोस्तों 24 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या AR वैलेश द्वारा स्थापित विश्व के प्रमुख जंतु भौगोलिक प्रदेश को दर्शाती है। यानी कहने का मतलब है कि AR वैलेश महोदय ने पूरे विश्व को कितने जंतु भौगोलिक प्रदेश में बांटा था, यानी जियोग्राफिकल रीजन्स में AR वैलेश महोदय ने कितने में बांटा था। तो ये बांटा था उन्होंने 6 भागों में। ये आप याद रखेंगे दोस्तों। इनकी व्याख्या भी देख लेते हैं दोस्तों। एक पुस्तक ऊपर लिखी गई है, उसे भी आप याद रखेंगे। द बेस्ट इन्फॉर्म्ड विंस फाइनल बैटल किसकी पुस्तक है, तो हाउसहोफर की है। ये भी आप याद रखेंगे। जहाँ पे आप बुक लिख रहे होंगे जिस पेज पर, वहीं पे जाकर इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम व्याख्या देख लेते हैं कि विश्व के प्राणी प्रदेश यानी जियोग्राफिकल रीजन्स में विभाजित करने का प्रयास AR वैलेश महोदय ने 1876 में किया था। ये सन भी याद रखेंगे आप। इसके बाद कई प्राणी वैज्ञानिकों ने प्रयास किया है, परंतु आज भी वैलास का विभाजन सर्वाधिक मान्य है। विश्व को इन्होंने 6 प्राणी प्रदेशों में विभाजित किया था, और वो कौन कौन से थे दोस्तों, ये भी नाम आपसे पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। पूरा आर्कटिक प्रदेश, जिसके अंतर्गत यूरोप और मध्य तथा उत्तरी एशिया आता है। ठीक है, इंग्लिश में इसे पैलियो आर्कटिक कहते हैं। नूतन आर्कटिक यानी न्यू आर्कटिक रीजन कौन सा है, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड और उत्तरी ध्रुव प्रदेश। ठीक है, इसे हैलारेक्टिक रीजन भी कहते हैं। इसके बाद है आपका दोस्तों प्राच्य प्रदेश यानी ओरिएंटल रीजन। इसमें दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशिया आता है। दोस्तों ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इंडिया इसी में आता है आपका, इसलिए प्राच्य प्रदेश सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ओरिएंटल रीजन। ठीक है, इसके बाद यूथोपियन प्रदेश, इसका संबंध इथोपियन प्रदेश से है। इथोपिया आपको पता है कि अफ्रीका का एक देश है। ठीक है, इसके बाद है ऑस्ट्रेलियन प्रदेश, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व, एशिया ओशिनिया के कुछ द्वीप, कुछ लोग न्यूजीलैंड को इस प्रदेश से मानते हैं। ठीक है, इसके बाद नया 6वां है आपका नवायनवर्तीय प्रदेश यानी नियो ट्रॉपिकल रीजन, जो कि दक्षिण अमेरिका जिसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आप दोस्तों हमेशा याद रखेंगे। जब भी बार बार आपको मौका मिले इसे रिवाइज करते रहिए, ये चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, लोकेशन ज़रूर दोस्तों आप इनकी याद करके रखिए एटलस में कि किस प्रदेश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है। ये क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन 25 नंबर के क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन सी समुद्री विशेषता मूंगे के चट्टानों के तीव्र विकास के लिए आवश्यक नहीं है। दोस्तों नहीं शब्द या गलत या असत्य जब पूछ लिया जाता है तो उसे आपको हाईलाइट कर लेना चाहिए, नहीं पूछा है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी, पहली बात तो हमें देख लेते हैं कौन कौन सी होनी चाहिए। तो द्वीप तट के पास समीप, ये होना चाहिए, सही है। झील के आसपास, ये भी सही है। छोटी नहरों के समीप, ये भी सही है। गोयाट और समुद्री टीला, गोयट और समुद्री टीला ये मूंगे की चट्टान यानी कि कोरल रीफ के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो चौथा हमारा सही है। अब इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। मूंगे की चट्टान यानी कि कोरल रीफ प्रवालों से विकसित होते हैं। ठीक है, प्रवालों के विकास के लिए अंतःसागरीय चबूतरों की आवश्यकता होती है, जिस पर प्रवाल अपना घरौंदा बनाते हैं। समुद्री टीला या गोयाट चिकने सतह वाले पर्वतीय भाग होते हैं, इन पर प्रवालों का विकास तीव्र गति से नहीं हो पाता। तो कारण भी आपको पता चल गया कि गोयाट और समुद्री टीलों में क्यों नहीं होता, क्योंकि ये चिकने होते हैं, इसलिए इनका तीव्र विकास नहीं हो पाता। इसके अलावा कुछ अन्य दशाएं हैं, वो भी आप देख लीजिए। सबसे पहले तो उष्णकटिबंधीय महासागर होने चाहिए, यानी कि 25 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री साउथ के मध्य में ही ये विकसित होते हैं कोरल रीफ। ठीक है, तापमान कितना होना चाहिए, 20 से 21 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ना तो अत्यधिक गर्म होना चाहिए और ना अत्यधिक ठंडा होना चाहिए। गहराई 200 से 250 फीट यानी 60 से 67 मीटर होनी चाहिए। स्वच्छ जल होना चाहिए जो अवसाद मुक्त हो, परंतु पूर्णतः स्वच्छ जल भी नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर पूर्णतः स्वच्छ होगा तो कोरल के खाने के लिए व्यवस्था ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद लवणता कितनी होनी चाहिए, तो औसत सागरीय लवणता 27 से 30 ग्राम प्रति 1000 होनी चाहिए। ठीक है,
प्रवालों को सागरीय समुद्री वर्षा वन भी कहते हैं। ये भी दोस्तों आपसे पूछा गया है कि सागरीय समुद्री वर्षा वन किसे कहते हैं, तो प्रवालों को कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें प्रजातियों की संख्या यानी कि जैव विविधता सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं। दोस्तों आपको एक पेज अलग से रख लेना चाहिए कि कोरल रीफ के विकास के लिए कौन कौन सी आवश्यक दशाएं हैं, और उसमें जो ये दशाएं बताई गई हैं आपको, ये सब एक जगह ही नोट डाउन कर लेनी चाहिए और बार बार आपको उसका रिवाइज करते रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद 26 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक वायु प्रदूषण का उदाहरण नहीं है। नहीं फिर आया दोस्तों, तो ये आप हाईलाइट कर लेंगे। यानी कहने का मतलब है कि कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे प्राकृतिक वायु प्रदूषण नहीं होता है। तो ज्वालामुखी एक प्राकृतिक कारण है, तो इससे भी जाहिर सी बात होगा। न्यूक्लियर परीक्षण, दोस्तों न्यूक्लियर परीक्षण मानव करता है, इसलिए ये प्राकृतिक कारण नहीं है, अतः नहीं ही पूछा है, तो यही आपका सही है, दूसरे नंबर। ठीक है, इसके अलावा पौधों द्वारा निर्मुक्त जीवाणु, ये भी प्राकृतिक वायु प्रदूषण करते हैं। पवन द्वारा उड़ाई गई धूल, ये भी आपका प्राकृतिक वायु प्रदूषण करता है। ठीक है, तो 2 नंबर आपका सही है विकल्प। देख लेते हैं व्याख्या। प्राकृतिक वायु प्रदूषण का उदाहरण न्यूक्लियर परीक्षण नहीं है। ये मानव द्वारा विध्वंसक गतिविधियां या सैन्य सुरक्षा हेतु, देश की सुरक्षा हेतु किया जाता है। न्यूक्लियर परीक्षण से वायु में रेडियो एक्टिव तत्व का समावेश होने से मानव स्वास्थ्य पर अत्यधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों आप एक खबर जरूर सुनते रहते होंगे हमेशा कि उत्तरी कोरिया ने यूएसए पर हमला करने के लिए न्यूक्लियर परीक्षण किया। ये खबर हमेशा आती रहती है, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरी खबर ये है कि यूक्रेन पर रूस ने हमला कर दिया है, उसमें न्यूक्लियर परीक्षण आपके होते रहते हैं। तो ये सब आपके मानवीय कारण हैं, ना कि प्राकृतिक कारण। इसके बाद दोस्तों 27 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस घटक पर यूएस यानी जो अमेरिका है के पर्यावरणीय प्रदूषण निर्धारण यानी ईपीए द्वारा वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स की गणना के लिए विचार नहीं किया जाता। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अमेरिका का जो एक विभाग है जो वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी करता है, वो किस घटक को नहीं मानता कि ये वायु प्रदूषण करता है। ठीक है, तो विकल्प देख लेते हैं हम। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है भूतल स्तर पर ओजोन, विविक्त पदार्थ और सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों जो अमेरिका का विभाग है वो कार्बन डाइऑक्साइड को वायु प्रदूषक नहीं मानता, इसलिए उसे वायु गुणवत्ता सूचकांक में शामिल भी नहीं करता। ठीक है, तो पहला नंबर आपका सही है। यूएसए के पर्यावरण प्रदूषण निर्धारण यानी ईपीए के द्वारा वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI के लिए क्लीन एयर एक्ट यूएसए 1990 के तहत 5 प्रदूषकों को शामिल किया गया है। ये भी दोस्तों आप याद रखेंगे कि कब, तो 1990 में कितने, तो 5 वायु प्रदूषकों को शामिल करता है। ठीक है, कौन कौन सी? धरातलीय ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कणकीय पदार्थ यानी विविक्त पदार्थ और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड शामिल नहीं है। तो दोस्तों ये आपको कौन शामिल है ये भी याद रखना है और कौन शामिल नहीं है ये भी याद रखना है आपको। क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं ये। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों अब मिलान करने के लिए है। ठीक है, तो इसे हम मिलान भी कर लेते हैं, मिलान कर लेते हैं। इन विकल्पों के बारे में दोस्तों आपको मैंने कई बार बताया है कि इनके हल करने का तरीका है कि आप अगर आपको एक सही पता है तो भी हल कर सकते हैं, एक गलत पता है तब भी आप सही कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आप देखेंगे तो हम बात करते हैं सिनाई। सिनाई यानी कि यारडांग का स्थान, और दूसरी तरफ क्या है, अस्म विज्ञान यानी लिथोलॉजी दिया है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपका जो सिनाई है इसका संबंध नूबियन बलुआ पत्थर से। ठीक है, यानी सीका4। अब हम केवल सीका4 देख सकते हैं कि किस विकल्प में, तो सीका4 आपका पहले में भी नहीं है, दूसरे में दोस्तों है आपका सीका4। ठीक है,
तीसरे में भी नहीं है, चौथे में भी नहीं, तो आपका दूसरा विकल्प ही सही है। ठीक है, तो दोस्तों आपका दूसरा विकल्प सही है। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि जैसलमेर में, भारत में यानी यारडांग का स्थान क्या है, तो इयोसीन चूना पत्थर है। खाश रेगिस्तान यानी अफ़गानिस्तान में कौन सा है, तो मृदा है। सिनाई में क्या है, तो नूबियन बलुआ पत्थर है। और सऊदी अरब में क्या है, तो केलिची चूना पत्थर है। तो ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका 29वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा विलुप्ति के प्रमुख तरंग के संबंध में सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेटेड टू ए मेजर वेव ऑफ एक्सटिंक्शन। मतलब कौन सा ऐसा कारण है जो सबसे अधिक प्रजातियों की विलुप्ति के लिए जिम्मेदार है, वो ये पूछ रहा है। ठीक है, तो मनुष्य अभी भी प्रमुखतया एक आकेठक और संग्रह करने वाला था। लौह युग के दौरान, कांस्य युग के दौरान, औद्योगिक क्रांति के पश्चात, तो सबसे ज़्यादा जो आज भी प्रजातियों का विलुप्ति करने के लिए जिम्मेदार है तो वो मनुष्य है। तो पहला ही आपका सही है विकल्प। दोस्तों देख लेते हैं, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं कि विलुप्ति के प्रमुख तरंग के रूप में मनुष्य अभी भी प्रमुखतः आखेटक और संग्रह करने वाला था। इस प्रागैतिहासिक युग में मनुष्य का बड़े पैमाने पर विलोपन होता था। अन्य दिए गए विकल्पों में मनुष्य सांस्कृतिक रूप से विकास करने लगा था। ठीक है दोस्तों, 30वें नंबर का क्वेश्चन है आपका कि पूर्वी अफ्रीका यानी अफ्रीका का पूर्वी भाग के विषुवतीय पर्वतों में भिन्न भिन्न उन्नतांश यानी अक्षांशों पर वानस्पतिक मेखला का घटते क्रम में ऊपर से नीचे की ओर सही क्रम क्या है। यानी कहने का मतलब दोस्तों ये है कि मान लीजिए ये अफ्रीका है। ठीक है, तो अफ्रीका का पूर्वी भाग आपका ये हो गया। और इसके बाद क्या कह रहा है, उन्नतांश पर यानी कि भूमध्य रेखा पर जो पर्वत है, ये मान लीजिए पर्वत है, तो ऊपर से नीचे की ओर वनस्पतियों का क्रम क्या है, उसका नाम बताना है हमें। ठीक है, तो अब हम विकल्प पे आते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि जो आपका अल्पाइन वन होता है वो सबसे ऊपर पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जिस जिस विकल्प में अल्पाइन वन है वो सबसे ऊपर है। ठीक है, तो किन किन विकल्पों में है, तो दूसरे में है और तीसरे में है। तो यानी कि पहला और चौथा तो वैसे भी गलत हो गया आपका। ठीक है, और लास्ट में यानी पर्वत के जो सबसे लास्ट में होगा वो क्या होगा, निम्न भूमि वन होगा। ठीक है, तो पहला आपने देख लिया अल्पाइन मेखला जो सबसे ऊपर है, तो लास्ट में जिस विकल्प में निम्न भूमि वन होगा वही सही होगा। ठीक है, तो अफ्रीकी अल्पाइन मेखला, एरिकेकस मेखला, बांस क्षेत्र और निम्न भूमि वन, यानी दोस्तों दूसरा ही विकल्प आपका सही है। ठीक है, तीसरा भी गलत हो गया, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अभी ऊपर से नीचे पूछा गया है तो आपको नीचे से ऊपर भी याद रखना है। सबसे पहले निम्न भूमि वन क्षेत्र, ठीक है, यानी लोलैंड फॉरेस्ट, फिर इसके बाद बैम्बो जोन, फिर एरिकेसस मेखला और इसके बाद एफ्रो अल्पाइन मेखला। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो दूसरा विकल्प आपका दोस्तों सही है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम यहीं तक बात करते हैं। इसमें हमने 10 क्वेश्चनों को और भी कवर किया है। ठीक है दोस्तों, पीडीएफ आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि जब इसके सारे क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे तो पीडीएफ आपको लास्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले 10 क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।